अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि लास्ट वीक आप लोगों का लेक्चर नहीं आ सका बिकॉज़ तबीयत कुछ सेट नहीं थी। तो वैसे बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारकबाद कि चैप्टर 11 आप लोग ख़त्म हो गया, और फिर भी उस हिसाब से काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया कि जो फ़िज़िकल क्लास में ख़त्म होता, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ तो नोट डाउन करना ही था, आपने जैसे एक्सप्लेनेशन दी। तो अब हम चैप्टर 12 शुरू करेंगे। जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइन से पढ़ेंगे चैप्टर 11, 12, 13, 14, उसके बाद जो है 15, 16, फिर लास्ट के दो और फिर 17, 18 हम करेंगे। ठीक है, होप सो के इंशाल्लाह सेंटर्स अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे वापस आ जाएं और आप लोगों की फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएं। देखें कब होती हैं, जब तक नहीं होती हैं उस वक्त तो ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ही चलता रहेगा, चाहे कॉलेज हो चाहे सेंटर हो, हर जगह ये ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, लाइव सेशंस चलते रहेंगे और रिकॉर्डेड सेशंस चलते रहेंगे। तो बहरहाल चैप्टर 12 शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो चैप्टर का नाम है। अब देखें चैप्टर के नाम पे ही गौर करें तो इलेक्ट्रो जो है वो बेसिकली प्रीफिक्स है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और मैट्रिक्स से जानते हैं स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुकी हुई कोई चीज़, यानी कि हमने क्या पढ़ना है कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ही पढ़ने हैं हमने। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे होंगे, स्टैटिक पोजीशन पे होंगे। स्टैटिक मतलब क्या होगा, रुके हुए होंगे, मूव नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वो होगी क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन। और देखते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है। देखें ये सबसे पहली बात तो हम लोग हेडिंग डालेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। लिखेंगे क्या कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इतनी बच्चों ने डेफिनेशन लिख दी है मैंने कि ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो किस हालत में, रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। ठीक है, अगर मोशन की बात कर दी जाए तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहलाएगा बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, है वो वाली ब्रांच। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, मोशन में होते हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ें, और कौन से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ें, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ें, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। शॉर्ट डेफिनेशन भी मैंने एक और दे दी और करके कि स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, यानी कि जो आपके पास कंप्लीट जो नॉलेज है, डीपली जो स्टडी है स्टैटिक चार्जेस की, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। चार्जेस की बात करें और कूलम का लॉ ना पढ़े तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं बच्चों से मजाक करता हूँ एक बात पर कि कूलम ने जो है वो न्यूटन की कॉपी मारी थी। वल्लाह वालम कूलम ने न्यूटन की कॉपी मारी थी या न्यूटन ने कूलम की कॉपी मारी थी, लेकिन बहरहाल दोनों का लॉ जो है वो सेम है। बस न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि जनाब दो आपके पास बॉडीज़ होती हैं, उनके मासेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स के, और जितने ज़्यादा डिस्टेंस दूर होगा उतनी फोर्स कम होती है स्क्वायर टाइम, और जितना ज़्यादा करीब होगा उतनी फोर्स जो होती है ज़्यादा होती है स्क्वायर टाइम। ऐसा ही सिलसिला था। तो सेम वही वर्डिंग्स जो हैं कूलम ने इस्तेमाल की अपने लॉ के लिए। कूलम ने क्या कहा ये देखते हैं। कूलम आपसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूटन ने सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स की बात की थी जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखें दो बातें हैं, आप ये बात जानते हैं कि चार्जेस जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, सेम चार्जेस कभी भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते। आप अच्छे से बात जानते हैं, हमेशा डिफरेंट चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स की बात करूँ, चार्जेस की बात करूँ, वो कभी भी क्या होगा, डिफरेंट ही जो मैग्नेट्स होंगे, डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स होंगे तब अट्रैक्ट होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस होंगे तब अट्रैक्ट होगा, सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसी वजह से क्या लिखा है यहाँ पे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव किस लिए, जब डिफरेंट चार्जेस होंगे, रिपल्सिव किस लिए, अब सेम चार्जेस होंगे। आपसे कह रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स हो या चाहे रिपल्सिव फोर्स हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम क्यों दिया, क्योंकि दोनों चार्जेस किस में चाहिए, शुड बी इन रेस्ट होने चाहिए। ठीक है, इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, इन दो चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के होती है। क्या मतलब हुआ इस बात का सर, कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का मकसद ये हुआ कि जितना हाई अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, और ज़ाहिर है जितना हाई अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, जितनी हाई उस चार्ज की वैल्यू होगी, जब दोनों चार्जेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, उसकी जो है यूँ समझ लीजिए कि स्ट्रेंथ अच्छी होगी चार्ज की, तो रिपल्सिव फोर्स भी अच्छी होगी और अट्रैक्टिव फोर्स भी अच्छी होगी। अगर सेम चार्जेस हैं और दोनों की स्ट्रेंथ अच्छी है तो रिपल्सिव फोर्स ठीक ठाक होगी, आप किसी सूरत उन दोनों चार्जेस को जो है अट्रैक्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, और अगर जो है वो
डिफरेंट चार्जेस हैं और दोनों की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप किसी सूरत उसको अलग नहीं करवा सकते। यूँ समझ लीजिए कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, जितना ज़्यादा वैल्यू के चार्ज होंगे, उतनी जो फोर्स बिटवीन दैम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कैन आई से ना कि फोर्स बिटवीन दैम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या है, आगे आपसे कह रहे हैं कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। देखें क्या मकसद है इस बात का कि चार्जेस जितना, अगर मैं अट्रैक्टिव की बात करूं, कि चार्जेस जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स कैसी होगी, स्क्वायर टाइम्स जो है वो अगर ज़्यादा दूर है तो वो स्क्वायर टाइम्स क्या होगी, जाहिर सी बात है डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम कर दोगे तो वो फ़ौरन जब अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये फैक्टर जो है स्क्वायर टाइम्स है, लीनियर टाइम नहीं है, यानी कि अगर जो है डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स का जो रिलेशन है वो स्क्वायर टाइम्स कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम है जो फोर्स का रिलेशन है किससे, डिस्टेंस से, वो स्क्वायर टाइम ज़्यादा होगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आप जाहिर है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आप क्लास मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसी की समहाउ एक कॉपी है, तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। हाँ, जो इसके आगे थोड़ी बातें मुश्किल हैं वो मैं आराम आराम से आप लोग सब को बिल्कुल समझाता जाऊँगा, इंशाल्लाह कोई मुश्किल होगी नहीं। अच्छा, इसकी जो है मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अच्छा बच्चों, आपसे क्या कह रहे हैं, आप लिखेंगे मैथमेटिकली, आपने फ़र्ज़ कर लिया कि दो चार्जेस मौजूद हैं आपके पास, एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2, दोनों के दरमियान जो फासला है उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम विल बी। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी आपके पास, आप लिख सकते हैं ना कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, क्योंकि Q1 जो है वो वैल्यू है पहले चार्ज की, Q2 जो है वैल्यू है दूसरे चार्ज की, दोनों की आपने मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करवाया, और जितना बड़ा आंसर आएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, अब चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, ठीक है। फिर हम पीछे स्टेटमेंट में पढ़ कर आए कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, ये फैक्टर स्क्वायर टाइम डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने लिख भी दिया कि एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि व्हेन टू इक्वेशंस आर प्रोपोर्शनल टू द सेम वेरिएबल देन वी आर सपोज टू कंपेयर देम, तो हमने लिख दिया, सॉरी कंबाइन देम, हमने क्या कर दिया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, कंपेयर कब करते हैं, जब इक्वल्स टू लगा हुआ होता है, तो हमने कंबाइन किया, तो कंबाइन करने में क्या बन गया बेटा, Q1 Q2 ऊपर लिखा हुआ था, आर स्क्वायर नीचे लिखा हुआ था, तो क्या हो गया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड एज वी ऑल्सो नो दैट व्हेन प्रोपोर्शनलिटी, जब आपके पास प्रोपोर्शनलिटी हट जाती है तो क्या प्रोपोर्शनल का साइन हट जाता है, मतलब साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हैव रिमूव्ड, हट चुका होता है, तो इसको कौन रिप्लेस करता है, इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट रिप्लेस कर ले, तो हमने यही किया अगले स्टेप में कि इसने जब ये हटा तो इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, के है, इन दोनों ने इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस कर लिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि आपको, आप ये भी तो बताइए कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या होगा। मीडियम क्या होता है कि जिसमें से जो है कोई भी चीज़ फ्लो करके जाए, लेट सपोज कि चार्ज जो हैं अपना इफेक्ट तो जादू 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 तो हो नहीं सकता कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं और बीच में से जो है वो कोई फिनोमेना क्रिएट ना हो रहा हो, ठीक है, या यूँ समझे कि करंट पास ना हो रहा हो, ठीक है, चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट पास होता है, ठीक है। तो जिस रास्ते से पास होते जाएंगे वो उस रास्ते से किसी ना किसी मीडियम से गुजरना पड़ेगा, मीडियम क्या होगा, हवा होगी या पानी होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पानी की तो खैर नहीं होगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, पानी जो है मीडियम हो सकता है। अगर बीच में दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम जो है एयर का है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, एफ इज़ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि के आपके पास क्या नीचे लिखेंगे कि वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा, ये जो के आपके पास जो कूलम्स कांस्टेंट भी आप इसको कहते हैं, तो ये कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है बेसिकली डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर। अगर दोनों चार्जेस के दरमियान नेचर डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू इस के की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। एयर है तो के की वैल्यू क्या होगी, अभी अगली स्लाइड पर लिखी हुई है, 9 एक्सपोनेंशियल 9 होती है, ठीक है। और अगर एयर के अलावा कुछ और होगा तो फिर वैल्यू क्या बन जाएगी, हाँ ये वो आगे देखते हैं, ठीक है।
अच्छा, आपसे क्या कह रहे हैं, अब फ्री स्पेस मतलब क्या होता है कि हमने हवा हटा दी है, हवा जो हवा मौजूद थी हवा भी हटा दी है। अब हमारे दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, बेसिकली फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम है। जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, वैक्यूम होता है। अगर आप ज़मीन से बाहर चले तो वहाँ तो एयर मौजूद नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। फ्री स्पेस में जब वैक्यूम कहलाती है, क्योंकि आपने क्या लिखा, इफ़ द मीडियम इज़ फ्री स्पेस बिटवीन टू चार्जेज द वैल्यू ऑफ के इज़ गिवन एज, के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, के की वैल्यू आपके पास हो जाएगी के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास के की वैल्यू। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जो है आपके पास नीचे लिखा भी आ रही की वैल्यू, कि इट्स वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब पूरे को सॉल्व करवाओगे तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट्स वैल्यू इज दिस, क्या होती है 8.85 एक्सपोनेंशियल -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, यूँ समझिए कि वो इजाज़तनामा है कि इस फ्री स्पेस में से इतना इफ़ेक्ट जो है चार्जेस का क्रिएट हो सकता है। हवा होती तो इफ़ेक्ट डिफरेंट होता, फ्री स्पेस है तो कितना इफ़ेक्ट आएगा, इसका इफ़ेक्ट इतना आएगा 8.85 एक्सपोनेंशियल -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बेटा ये क्या होता है, ये जो ये लिखा हुआ इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, EPSILON। एप्सिलॉन नॉट जो है वो इसको कहा जाता है, और इसका एक्चुअली नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के किस हद तक जो है वो इफेक्ट को क्रिएट करवा सकती है, चार्जेस के इफेक्ट को, तो कितना करवा सकती है 8.85 एक्सपोनेंशियल -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है, और मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया का यूनिट है। तो कितना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, मतलब ये समझिए कि कंबाइंड इफेक्ट कितना होगा दोनों का, तो वो ये क्या है फ्री स्पेस के अंदर। तो इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। एंड द होल फार्मूला ऑफ के टू विच वी विल यूज़ इन कूलम्स लॉ फॉर फ्री स्पेसेस 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आप क्या करें कि इस के की वैल्यू को पहले वाली वैल्यू में पुट करवाएंगे। ठीक है, जो पहले वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी ए। पहले वाली इक्वेशन को हमने ए का नाम दे दिया, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो बनी थी, हमने उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और के की जगह के की वैल्यू पुट कर देंगे। जब के की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसे ही आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वैसे ही आ गया। हम ये बात जानते हैं कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जब वेक्टर क्वांटिटी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, हमने इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या किया, इसके ऊपर एरो लगा दिया और उसके आगे लगा दिया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है, जो कि पोजीशन बताता है कि किसी भी वेक्टर की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हमने इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए ये पोजीशन वेक्टर भी लगा दिया और एफ के ऊपर एरो भी डाल दिया। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है फोर्स की, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है आपका लेवल अगर वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ फ्री स्पेस की कहानी भी जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जो अगला मीडियम आता है वो तुम्हारे पास आता है फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। डाइलेक्ट्रिक से मुराद क्या होता है, इंसुलेटर। पहले आपने हवा रखी, फिर आपने हवा भी निकाल दी, अब आपने जो है पहले हवा थी तो काम कुछ हो रहा था, और उसके बाद जो है क्या आ गया तुम्हारे पास, फ्री स्पेस आ गया। फ्री स्पेस के बाद क्या आ गई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, बेसिकली इंसुलेटर होता है। ठीक है, अब जब दो चार्जेस के दरमियान इंसुलेटर मौजूद है, ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी के की, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। अब आप क्या लिख रहे हैं कि इफ़ द मीडियम बिटवीन चार्जेस इज नॉट अ फ्री स्पेस वैक्यूम देन द वैल्यू ऑफ के इज, अब वैक्यूम तो नहीं है ना, तो के की वैल्यू क्या होगी, जब वैक्यूम नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, तो क्या है फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो के की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, यहाँ पे पहले एप्सिलॉन नॉट था, अब क्या यहाँ पे आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से जनरेट हुई, बस ये छोड़ दें, आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ वैल्यू कहाँ से जनरेट हुई है, बस याद रखें के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन होती है। अभी एप्सिलॉन क्या चीज़ है, एप्सिलॉन बेसिकली आपके पास क्या है, आपसे कह रहे हैं कि व्हेन एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर इस फ्री स्पेस में इतना इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूँ समझिए परमिटिविटी है, क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो कितना इफेक्ट क्रिएट हो सकेगा। अच्छा, अब जो ये तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो एक और चीज़ होती है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि अगर दोनों के दरमियान कंपैरिजन किया जाए कि इन दोनों के दरमियान
परमिटिविटी ऑफ डायरेक्ट्रिक मीडियम, परमिटिविटी फ्री स्पेस के दरमियान अगर कंपैरिजन किया जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली क्या निकलेगी, रिलेटिव परमिटिविटी निकलेगी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को अगर हम डिवाइड कर दें तो जो रेशो बेसिकली आएगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या सीन हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप अगली स्लाइड में देखेंगे बेटा। अच्छा, अब देखें कि क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई आपके पास, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम अर्ज किया था कि एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आ जाएगा। क्या लिखा हुआ था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। लिख के भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले लिखा हुआ था आपके पास ये 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन लिखा हुआ था। तो अब क्या बन जाएगा आपके पास, अब आपके पास बन जाएगा बेटा, देखिए ये बात समझ लें ज़रा, जब एप्सिलॉन लिखा हुआ था तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, जो है वो जो वाली बात समझ में आ रही है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी आई थी, यानी जो रेशियो है बिटवीन दैम आया था, वो तुम्हारे पास क्या था, वो तुम्हारे पास था एप्सिलॉन। तो पॉइंट अब जो है बड़ा गौर करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन बेसिकली परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये वहाँ जाके बन जाएगा तुम्हारे पास एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पे तुम्हें क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर दिया। अब के की वैल्यू वापस पुट करवाओ इक्वेशन नंबर ए के अंदर, क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर ए, कौन सी हुई थी, जो पहला फॉर्मूला कूलम्स लॉ का आया था, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह के की वैल्यू आ जाएगी, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। Q1 Q2 वैसे ही रहा, आर की वैल्यू तुम्हारे पास ये भी पोजीशन वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन शो कर रहा है फोर्स की। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया, रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो और डायलेक्ट्रिक बीच में रखा हुआ, तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद यूनिट क्या होता है चार्ज का, सब जानते हैं यूनिट इसका क्या होता है बेटा, कूलम चार्ज का यूनिट है। आई होप सो कि कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी आप लोगों को, हर चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आ गई। बहुत छोटा टॉपिक इसलिए मैंने लिया आप लोगों के लिए ताकि कोई परेशानी का बाइस ना हो, ठीक है। तो अगर कोई स्टेप समझ में ना आया हो, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आई हो, तो काइंडली मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, और फिर इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर बेटा।